हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग दो चीज़ों की डिस्कस करेंगे। पहला तो है सरकार और रोजगार सृजन, यानी कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को मिला करके या सरकार ने किस तरह के प्रयास किए। और दूसरा, इसी वीडियो में हम लोग कंक्लूड करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या थे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक के जो भारत के इतिहास में और अगर वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो रोजगार सृजन की दृष्टि से सबसे बड़ा काम किया गया है वो है एमजी नरेगा। क्या है इसको हम लोग बोलते हैं? एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का मतलब होता है रोजगार, ठीक है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये 2005 में बनाया गया था। तो इसमें माना गया था कि हर इंसान जो है ना, उसका काम करना उसका अधिकार है। तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट टू वर्क। और इसी के तहत ग्रामीण परिवारों में जो वयस्क सदस्य हैं उन लोगों को 100 दिन की दिहाड़ी की गारंटी की भी बात की गई थी। तो देखिए, इसमें हम लोग रूरल हाउस होल्ड की बात करते हैं। मान लीजिए एक कोई परिवार जिसमें एक से ज्यादा वयस्क सदस्य हैं जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, तो पहले परिवार को देखा जाता है नॉर्मली कि हर परिवार से कम एक को मिल जाए। उसके बाद से फिर अतिरिक्त श्रम बल की आवश्यकता है तो फिर एक ही परिवार से और लोगों को भी लिया जा सकता है, लेकिन हर परिवार को गारंटी देने की बात थी। ठीक है, हर इंडिविजुअल को देने की बात नहीं है, हर परिवार को है कि हर परिवार में हो। और इसमें काफी अच्छा परिणाम भी रहा। करप्शन की बात भी आई बहुत बार कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा था जनधन, ठीक है, तो ट्रिनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनधन योजना तो थी, तो इसमें जैम ट्रिनिटी बोलते हैं। जैम ट्रिनिटी समझते हैं, तीन चीजें मिलकर के। तो जे से हो गया आपका जनधन योजना, ए से हो गया आधार और एम से हो गया मोबाइल। तो इससे हो क्या गया था, जनधन अकाउंट, किसी भी इंसान का जनधन अकाउंट खुल गया, आधार संख्या है उसकी, तो जो जनधन अकाउंट है वो किसी इंसान का ही है, ये भी ट्रेस हो गया, ऐसे फर्जी अकाउंट नहीं है। तीसरी बात, मोबाइल है उसके पास और उस मोबाइल नंबर पर सीधा मैसेज जा रहा है कि आपके अकाउंट में सीधे इतने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट उसको बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो सीधे सीधे जो भी पैसे देने हैं श्रमिक को वो सीधे सीधे ट्रांसफर किए जाने लगे, जो बहुत ही अच्छा कदम रहा। क्योंकि पहले पैसे बांटने में ही बहुत सारे ठेकेदार हैं जो मजदूरों को पूरे पैसे नहीं दिया करते थे। और राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट भी आता है कि 1 रुपए ऊपर से आता है तो 15 पैसे ही तक पहुंचते नीचे, यानी कि 15% ही पहुंचता है, 85% का करप्शन हो जाता है। तो वो सारी चीजें काफी सही रही हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अगर देखेंगे तो कई तरह की समस्याएं भी रहती हैं। लेकिन उससे पहले तो इस तरह के जो प्रयास रहे हैं सरकार के, हम लोगों ने 4th चैप्टर में भी पढ़ा था, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट देने के प्रयास किए गए थे गरीबी उन्मूलन के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। तो पॉवर्टी एलिवेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जाते हैं जो डायरेक्टली ही एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं। कोई डैम बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, उसमें भी बहुत सारे मजदूरों को काम मिल जाता है और वो सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसे ही सरकार के बहुत सारे विभाग हैं, तो सरकारी विभागों में काम करने वाले जो लोग हैं और सरकारी उपक्रमों में, सरकार के कुछ होटल्स भी रहते हैं, सरकार की एयरलाइंस भी थी अभी तक, एयर इंडिया, और पहले इंडियन एयरलाइंस और इनका मर्जर हो गया था, अब एयर इंडिया, इसको भी प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। ऐसे सरकार के बहुत सारे उपक्रम है सरकार के, खुद की कंपनियां भी हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यूपीएसआरटीसी जहां पर बसेस चलती हैं, तो ये सारी चीजें, रेलवेज हैं। तो इन सारे में क्या होता है कि सरकार जो कोशिश करती है कि इन माध्यमों से प्रत्यक्ष रूप से कैसे अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन किया जाए। लेकिन एक चीज होती है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है आने वाले समय के साथ साथ। देखिए, समझिएगा, जो भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है ना, वो उन्होंने ऐसा देखा है कि पिछले 200 साल में अगर देखो आप, तो जिन जिन देशों में पूंजीवाद की तरफ थोड़ा थोड़ा सरकारें गई हैं, वहां पर ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कई सारी चीजों में। पूंजीवाद की पूरी तरह से अगर आप देखो तो बहुत सारी खामियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन सरकार क्या करे, सरकार माहौल दे कि हम माहौल बना रहे हैं, आओ सारे लोग काम करो, अच्छे से काम करो, आपको करप्शन नहीं करना पड़ेगा, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही नहीं होगी, लाइसेंस राज नहीं होगा, आप लोग अच्छे से काम करो, काम करने में हम समस्याएं नहीं होने देंगे। ये सरकार का मुख्य काम है, ऐसा बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं। और जहां पर आपको दिखे कि अन्याय हो रहा है, जहां पर दिखे कि प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बुरी तरह से दोहन हो रहा है, वहां पर सरकार नियंत्रण ले ले। तो सरकार का काम क्या है? माहौल बना करके देखना, पूरा देना, और जहां पर गड़बड़ियां कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, वहां पर आना। तो सरकार को मुख्य रूप से
पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें बना करके देना। और जिन जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जहां जहां पर सरकारी निजी जो क्षेत्र है वो नहीं आएगा क्योंकि वहां पर उतना प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ वहां पर सरकार को रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और इसी प्रयास में जो दिशा है वो भी आपको उसी डायरेक्शन में दिखेगी कि सरकार धीरे धीरे पूरी तरह से सरकारी विभागों में, देखिए अब सरकारी विभाग में काम करने वाले को बहुत पैसे मिल रहे हैं, वही काम प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, तो मार्केट में एक आर्टिफिशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है। तो ऐसे में क्या है कि सरकार माहौल दे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। तो उसी प्रयास में क्या क्या चल रहा है, अभी इंडिया में एक स्टार्टअप इंडिया नाम की स्कीम आई है, ठीक है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम राजस्थान सरकार में एक आई स्टार्ट नेस्ट नाम का प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम राजस्थान में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। तो अगर हम लोग को ये सुविधा नहीं मिली होती तो भी अपना ये काम करने में हमें दिक्कत आ रही होती है। तो यहाँ पर सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, सरकार ये करने की कोशिश कर रही है कि धीरे 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 जो लोग भी काम खुद से कुछ करना चाह रहे हैं और लोगों को रोजगार देना चाह रहे हैं वो उनका आप सृजन होने दो। अगर आप डायरेक्टली उतने लोगों को जॉब दिया नहीं जा सकता क्योंकि सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को आप आगे आने दो। लेकिन जहां प्राइवेट सेक्टर गलतियां करें, जहां पर प्राइवेट सेक्टर लालच की वजह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करे, उनको बर्बाद करे, वहां पर क्या करो आप, वहां पर आप नियंत्रण ले लो। तो ये काम इस दिशा में स्टार्टअप इंडिया हुआ, फिर स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो स्किल इंडिया में क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरे देश में ऐसा कौशल बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिलने की क्षमता में वृद्धि हो पाए, लोगों को आसानी से रोजगार मिल पाए। ये सारे प्रयास चल रहे हैं और इसी में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारी नई नई स्कीम्स भी बन करके आ रही होती है जो सीधे आपको रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन रोजगार मिलने का माहौल बनना स्टार्ट हो रहा है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से हम लोग ट्रांसफर हो रहे हैं। भारत भी काफी अच्छा, भारत में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सौर ऊर्जा में खास तौर से। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके लिए भी ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं बहुत सारे, तो उन सारी चीजों में लोगों को ट्रेन करते चले जाना है ना। स्किल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग्स का भी प्रावधान किया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, तो ये सारे हमें प्रयास देखते तो हमें काफी अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद अगर हम पूरा चैप्टर देखेंगे और हम लोगों ने जो स्थिति देखी हुई है कि भारत में रोजगार की जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा खराब है, और खासतौर से अभी जो रिसेंट टाइम्स है उसमें बहुत ही ज्यादा हालत खराब होगी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इधर ज्यादा है, और अलग अलग तरह का, आज राजस्थान में जिस समय पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज इंटरनेट बंद है क्योंकि यहाँ पर कुछ 1000 से ज्यादा सीट्स इनको लेकर के कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसमें आप सरकारी वैकेंसी है इसमें क्यों नहीं सीट्स की भरपाई कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें भी चल रही है। तो पूरे देश में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या निकल करके उभरी है, और इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में क्या आता है कि जो सरकारी प्रयास है वो है तो, लेकिन वो अपर्याप्त है। क्या है? अपर्याप्त है। तो इसी में हम लोगों ने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, उन्हीं सारी चीजों को जल्दी से समराइज करेंगे। और एक और बात समझिए कि ये सारे जो सरकार के प्रयास होते हैं ना प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले, उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं देश के, उन उद्देश्यों की पूर्ति में भी इनका काफी फायदा मिलता है। जैसे क्या क्या उद्देश्य होते हैं कि प्राथमिक जन स्वास्थ्य, तो यहाँ पर हमें हेल्थ वर्कर्स की जरूरत पड़ रही होती है, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, नर्सेस की जरूरत पड़ती है, वार्ड बॉयज की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही प्राथमिक शिक्षा में बहुत सारे टीचर्स की आवश्यकता होती है, और बहुत सारे लोगों को इसी वजह से रोजगार भी मिलता है। ठीक है, तो रोजगार के साथ साथ ये उद्देश्य भी पूरे हो रहे होते हैं। इसमें क्या क्या है, ग्रामीण आवास है, ठीक, उससे बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है अगर आपका खुद का घर है अपना। ग्रामीण जलापूर्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर पानी ठीक से नहीं मिल रहा होता, कुछ कुछ देश भारत में ऐसे गांव है जहां पर लोग 6-6 किलोमीटर दूर पानी भरने जाते हैं, तो वो पूरा दिन ही उनका इसी में चला जाता है। वो कुछ समाज के लिए प्रोडक्टिव कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही होती है। पोषण है, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें सारे लोगों को खाना दिया जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे ही गृह व स्वच्छता संबंधी निर्माण जो होता है, तो उसमें भी क्या है, आपने देखा होगा सुलभ शौचालय जैसी चीजें भी हैं जिसमें सरकार पूरी तरह से, उसमें एक एनजीओ है वो काम करता है मेनली, बट सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही होती है। और ऐसे ही ग्रामीण सड़क है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, फिर बंजर भूमि को ठीक से रिकवर करना, ये सारी चीजें क्यों है, क्योंकि इसमें पूरे समाज के फायदे वाली चीजें हैं। ये सारी चीजें हैं ना, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है लेकिन पूरे समाज को फायदा देने वाली होती है। तो सरकार रोजगार क्रिएट करती है और साथ में इन उद्देश्यों की पूर्ति भी कर रही होती है। तो वहां पर डुअल एस्पेक्ट है। इसलिए ऐसा नहीं कि सरकारी रोजगार जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कई बार प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस रहा होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो फायदा देखता है, फायदा नहीं है तो वहां पर नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो समराइज करते हैं इस चैप्टर को, तो सबसे पहली बात तो आ जाती है लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं या बहुत कम। क्यों? क्योंकि घर पर काम करने वाली महिला, जिसका उत्पादन, जिसके श्रम से जो चीजें बनकर के तैयार है उनको बेचा नहीं जा रहा है, जबकि वो वैल्यूएबल है घर में ही यूज करने के लिए, तो उनको हम लोगों ने श्रम शक्ति से बाहर कर रखा है। तो क्या ऐसा करना चाहिए?
इसको लेकर के एक प्रश्न चिन्ह लगता है। अभी तो बाहर ही किया हुआ है, ठीक है, अर्थशास्त्र में इसको बाहर माना जाता है, उसको श्रम में नहीं काउंट करते हैं। दूसरी चीज आती है कि भारत में जो श्रम संरचना है वो लगातार परिवर्तित हो रही है। कृषि में लोग कम होते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री या उद्योग में बढ़े हैं लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ पाए हैं, और मेनली जो सेवा क्षेत्र है उसमें अब्जॉर्ब होते चले आ रहे हैं। तो भारत में क्या हो रहा है कि जो भी परिवर्तन है ना, नए रोजगार का जो सृजन है मुख्यतः सेवा क्षेत्र में हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ऐसे ही एक और चीज देखी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से खास तौर से घर जो है वो ऑफिसेस में बदल गए हैं। कोविड-19 की वजह से हम लोग ऑफिस बंद चल रहा है। आई स्टार्टनेस का मैंने आपको नाम बताया, वहां से हम लोग को ऑफिस राजस्थान सरकार की तरफ से मिला हुआ है, लेकिन वो बंद है। तो हम लोग अभी घर पर ही काम कर रहे हैं, और ये काम इसलिए संभव है क्योंकि प्रौद्योगिकी ने ऐसा अलाउ किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऐसा अलाउ किया। तो अब घर भी ऑफिस बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही अनौपचारिकरण हम लोगों ने देखा था कि ये सारे जो परिवर्तन है उसमें जो ऑफिस वाला सिस्टम जब नहीं रहता है ना, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल रहे होते। तो अनौपचारिकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आ रही है, जिसमें हम लोगों ने अहमदाबाद का उदाहरण देखा था कि किस तरह से वहाँ पे जो मिल्स वर्कर हैं उनकी कितनी ज्यादा लाइफ खराब हो गई, फिर क्राइम्स बढ़े, फिर सुसाइड्स बढ़ी, ये सारी चीजें हुई थी। ऐसे ही बाह्य प्रापण जो है वो भारत जैसे देश के लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। आउटसोर्सिंग इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रही है उसमें भारत को बेनिफिट मिलता है। आउटसोर्सिंग होता क्या है कि आपको अपने यहाँ पर काम कर रहे थे, कोई बड़ी कंपनी थी, तो बड़ी कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना के रखती है। अब उसको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए डिपार्टमेंट उसने जो बनाया हुआ है वो महंगा पड़ रहा है, तो वो वही सारा काम किसी और को दे देती है। तो अपना काम किसी और को दे देना और उनको पैसे दे देना, क्यों? क्योंकि वो चीज सस्ती पड़ रही है। ऐसे में आउटसोर्सिंग इसको बोलते हैं। अब बहुत सारे विदेशी हैं जिनको लीगल सर्विसेज चाहिए, अकाउंटिंग सर्विसेज चाहिए, वीडियो एडिटिंग करानी है, ट्रांसलेशन कराना है, तो वो भारतीयों को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय रुपया जो है वो काफी वीक है, कमजोर है। वहां पर $1 भी उन्होंने खर्च किया तो हमें ₹75 मिल जाएंगे। तो ऐसा होता क्या कि वहां से ऑनलाइन टीचिंग की बात है तो बहुत सारे भारतीय जो ये काम कर रहे हैं, तो उस सेगमेंट में हमारे लिए ये चीज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है। तो यहां पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक जो और एस्पेक्ट हम लोगों ने देखा था वो था हमारे यहाँ ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ का, जिसको हम लोग बोलते हैं रोजगार विहीन समृद्धि। ग्रोथ हो रही है, हुई है, हम लोगों ने कम लोगों के रहते हुए ज्यादा प्रोडक्शन करना सीख लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। और यहाँ पर महात्मा गांधी की बात करी जो उन्होंने चैप्टर के स्टार्टिंग में की थी कि आप लेबर रिप्लेस करने वाली मशीनरी लेकर के आ रहे हो, लेकिन आप लाखों करोड़ों लोगों को जमीन पर भूखा मरने के लिए छोड़ दे रहे हो। तो वो सारी बात पूरा एक सर्कल घूम करके आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ में आए होंगे, और इंडियन सिनेरियो में किस तरह से रोजगार सृजन हुआ है और क्या क्या स्थितियां हैं, लोगों को किस तरह का रोजगार मिला है, उसके बारे में एक आइडिया लगा होगा। कुछ कुछ जगह पर नहीं होगा पहले से, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इतने ज्यादा होते हैं, कृषि में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है, वो सारी चीजों का आइडिया लगा हो तो एक अंडरस्टैंडिंग काफी ठीक हुई होगी। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर बताइए। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर के साथ ही हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, और अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए, गर्दा उड़ा देंगे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।